ओके बच्चा पार्टी, आज अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब होता है भूतीला फोर्स। ठीक है, भूतीला फोर्स मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, बस जिसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, जब गाड़ी शार्प टर्न ले रहा है, ठीक है, तो कोई आपको धक्का नहीं मार रहा है, लेकिन आप जनरली डोर्स के जैसे चिपक जाते हैं, है ना। अगर डोर खुला रहेगा तो आप बाहर चले जाओगे। तो ये जो एक फोर्स हो रहा है, देखो गाड़ी ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है बस, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि गाड़ी अगर घूम रही है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। कोई भी घूमती हुई चीज पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस तरफ होगा, लेकिन आप बाहर क्यों जा रहे हो? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक सूडो फोर्स है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा वेट फ्लोर पे लग रहा है, लेकिन फ्लोर का एक रिएक्शन मेरे ऊपर लग रहा है, तो दैट इज बेसिकली अ सूडो फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से अपने सूडो फोर्सेस होते हैं, और सूडो फोर्सेस आपके किस में काम करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, सो दो टाइप के आपके फ्रेम्स होते हैं बच्चा पार्टी। द फ्रेम्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज इनर्शियल एंड द अदर वन इज नॉन इनर्शियल। ठीक है, so one is inertial and the other one is non inertial, so there are two types of frames, inertial and non inertial. तो हमको क्या क्या मालूम है? ऑब्वियसली वी आर अवेयर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वी आर अवेयर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या है, कल हमने देखा। ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ द पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ द वेइंग मशीन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, वेइंग मशीन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। इंटरेस्टिंग है पीपल, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, because this is the only chapter in physics in which you will not have to learn anything, you will have to understand things. ठीक है, a weighing machine measures the weight of the object kept on it. तो weighing machine में जब आप खड़े होते हैं तो जो weight आपका दिखा रहा है वो बेसिकली है क्या? वो एक रिएक्शनरी फोर्स है। ठीक है, आपका फोर्स का अगेंस्ट में एक रिएक्शनरी फोर्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, weight of the object, the reading of the weighing machine is calibrated to give the mass of the object which is calculated by the weight of the body. एक्चुअली में weighing machine आपका वेट मेजर कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने वेट के हैं भाई साहब, 60 केजी आपका मास है, 68। ठीक है, तो 68 आपका मास है, आपका वेट कितना होगा? 68 इंटू 10, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 680 न्यूटन के ये हैं। ठीक है, लेकिन ये जब किसी वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो इनका 68 केजी ही दिखाएगा, मतलब ये 10 न्यूटन उसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही कैलिब्रेटेड है, इट इज कैलिब्रेटेड लाइक दैट। ठीक है, ओके, द रीडिंग इज इन केजीएफ और केजी वेट। ओके, इफ द रीडिंग शोज 1 केजी इट वुड मीन 1 केजी फोर्स। 1 केजी फोर्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 1 इंटू जी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो 1 केजी फोर्स, 1 केजी फोर्स विल बी इक्वल टू 1 केजी इंटू 10 meter per second square, that's going to be 10 kg meter per second square, that's going to be 10 newton. ठीक है, where g is the acceleration due to gravity. Technically the weighing machine measures the normal reaction that it applies on the object kept on it. This normal reaction is equal to the weight in equilibrium condition. यही normal reaction भाई साहब weight के बराबर होगा। Are we clear on this one people? Okay, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बोला। एक हो गया आपका इनर्शियल, दूसरा हो गया भाई साहब आपका नॉन इनर्शियल। अभी इसको ठीक से समझिए। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जो लॉज हैं वो वैलिड होंगे। एक्शन, रिएक्शन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सारे आपके वैलिड होंगे। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारे न्यूटन के लॉज इस पे वैलिड होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपके न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे, दे विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, दे विल नॉट बी वैलिड। Okay, in an inertial frame of reference, the observer should be non-accelerating. जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये भाई साहब दौड़ते हुए जा रहे हैं, मैं भाई साहब मेरा एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है? जो ऑब्जर्व कर रहा है। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द ऑब्जर्वर शुड बी नॉन एक्सेलरेटिंग। ऑब्जर्वर का भाई साहब एक्सेलरेशन क्या है? 0। हो सकता है ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हिज एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0, that is the velocity should be either 0 or a constant. Velocity भाई साहब या तो 0 होगा या तो constant होगा। In a non-inertial frame of reference, an observer will have non-zero acceleration. तो इसका भाई साहब observer का non-zero acceleration हो जाएगा। Observer भी acceleration से move करेगा, किसमें? Non-inertial frame of reference में। Pseudo force comes into picture. यहाँ पे भाई साहब एक भूतीला force comes into picture. ठीक है, pseudo force और unreal force basically comes into picture.
तो आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। आपका भाई साहब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होगा वो नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है बट नॉन एक्सेलरेटिंग होगा। आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर जो होगा दैट विल बी, ही विल बी मूविंग विद एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उसका भाई साहब एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सूडो फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, इसमें भाई साहब आपका सूडो फोर्स विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी इज नियरली कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस, तो आपके अर्थ सरफेस के आजू बाजू भाई साहब वेट ऑफ द बॉडी इज नियरली कांस्टेंट, इट इज वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। If the weighing machine measures the body's weight, then in both the cases it should give the same reading. But we got two different readings. Why? Weighing machine measures the constant force, that is normal reaction. तो आपका weighing machine basically क्या measure कर रहा है? Normal reaction को measure कर रहा है, ठीक है? It is measuring the normal reaction. Weight of a, तो आपका भाई साहब weight जो है वो आपका एक normal reaction को measure कर रहा है, ठीक है? It is measuring the normal reaction. तो जैसे देखो इन्होंने एक पैर रखा तो इसका 25.08 आया, दोनों पैर रखा तो 74.10 आ गया, ठीक है। यहां पे भाई साहब सिर्फ एक पैर का ये रिएक्शन है और ये भाई साहब पूरे दोनों पैर के साथ अगर उसके ऊपर आते हैं तो उसका भाई साहब रिएक्शन, ठीक है। दिस इज हाउ द वेट इज, ठीक है। ओके, इनर्शियल फ्रेम, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम वेयर न्यूटन्स लॉज आपके सही होंगे, न्यूटन्स लॉज आर हेल्ड ट्रू फॉर अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। inertial frame is at rest or moves with constant velocity with respect to the assumed inertial frame, ठीक है। तो आपका भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी जो इनर्शियल फ्रेम है, इट मूव्स, इट इज एट रेस्ट और मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपका जो ऑब्जर्वर का फ्रेम है वो जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो फ्रेम है वो कांस्टेंट होगा, जिस जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर रहेगा वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या जीरो एक्सेलरेशन से, बात एक ही है। या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। रेस्ट पे रहना, रेस्ट पे रहना मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना इसका मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो। कौन? भाई साहब ऑब्जर्वर। वेयर? इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भाई साहब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। मतलब नेट नेट एक्सेलरेशन फॉर द ऑब्जर्वर इज गोइंग टू बी जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। जैसे कार इज एट रेस्ट, कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किसके लिए होगा? कोई ऑब्जर्वर होगा भाई साहब, या तो आप समझ लो ये रोड ही है विच इज एट रेस्ट एज कंपेयर टू द कार, ठीक है। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम वेयर न्यूटन्स लॉज आर नॉट ट्रू, ठीक है। न्यूटन्स लॉज आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम, देखिए, एक्सेलरेट विद रिस्पेक्ट टू द अज्यूम इनर्शियल फ्रेम, मतलब भाई साहब जो ऑब्जर्वर होगा उसका एक्सेलरेशन होगा। ऑब्जर्वर अभी ना तो रेस्ट पे होगा और ना ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसका एक एक्सेलरेशन होगा। ऑब्जर्वर विल बी हैविंग एन एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, नाउ कार इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ये कार भाई साहब एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, या कोई रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है। दीज आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड इनिशियल, अभी जैसे देखो यहां पे देयर इज अ पर्सन हु वेज हाउ मच 785 न्यूटन, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट मास जो होगा वो 78.5 केजी होगा। इन द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट दैट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, ठीक है। द ऑब्जर्वर मेजर्स हिज वेट ऑन द ग्राउंड एज 785, ये भाई साहब ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हेन द वेइंग मशीन इज केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट एंड द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स, द रीडिंग शोन विल बी मोर देन द एक्चुअल वेट। कैसे? देखो, इसको समझो। आप भाई साहब क्या है, एक लिफ्ट के अंदर है, यू आर बेसिकली इनसाइड अ लिफ्ट, ये आपका वेइंग मशीन है, दिस, ठीक है। व्हेन द वेइंग मशीन इज केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट, आप रेस्ट पे हैं, द लिफ्ट इज नीदर मूविंग अपवर्ड्स नॉर मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। लिफ्ट,
ओके, सो व्हेन द वेइंग मशीन इज केप्ट इनसाइड द लिफ्ट, अभी आप सोचो जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपका वेट mg और रिएक्शनरी फोर्स भी mg है ना, रिएक्शनरी फोर्स भी mg, मतलब r आप बोल सकते हो mg के बराबर, यही r तो आपको रीडिंग दे रहा है, वेइंग मशीन में जो रीडिंग आ रही है वो परफेक्ट रीडिंग होगी। अभी when the weighing machine is kept inside a lift and the lift is moving upwards, अभी ये लिफ्ट भाई साहब अपवर्ड्स मूव कर रहा है, लेट्स से द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन। आप समझिए बात को, इसके पहले क्या था आपका, रेस्ट पे था ये, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, अभी क्या हो गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। जैसे ही आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी ध्यान से देखो, अभी नाउ इट इज मूविंग अपवर्ड्स, तो अभी आपका भाई साहब डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg। आपने टेंशन वगैरह के सवाल किए है ना, ठीक है, तो पल्ला किसका भारी है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का पल्ला भारी है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका पल्ला भारी है। राइट नाउ R इज नॉट इक्वल टू mg, एक्शन इज नॉट इक्वल टू रिएक्शन, मतलब भाई साहब आपका जो एक्शन और रिएक्शनरी फोर्स है दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्शन एंड रिएक्शनरी फोर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, R इज नॉट इक्वल टू mg। तो यहां पे भाई साहब आपका न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये आपका क्या बन चुका है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम नाउ, ठीक है। हेलो, हाँ मैं मेरा काम था 8 साढ़े 8 बजे तक मॉर्निंग टाइम, हाँ, तो आई विल वीडियो कॉल आफ्टर 8, आई सेंड यू कॉल, आई कॉल पे, ठीक है। ओके, सो नाउ R इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू mg। ओके, चलिए अभी हम भाई साहब यहाँ पे mg की बात करते, तो किसका पल्ला, अगर ऊपर जा रहा है सिस्टम तो किसका पल्ला भारी, R का पल्ला भारी, क्योंकि फोर्सेस तो कोई बाहर से नहीं आया भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, R ऊपर का माइनस mg इज इक्वल टू ma। क्या ये समझ में आ रहा है, R माइनस mg इज इक्वल टू ma। इसके पहले क्या चल रहा था, R इज इक्वल टू mg, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शनरी फोर्स बराबर थे, क्यों, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। अभी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि भाई साहब आपका जो फ्रेम है वही भाई साहब एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे R माइनस mg इज इक्वल टू ma। क्या ये समझ में आ रहा है, जैसे आप टेंशन के सवाल करते थे, किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो भाई साहब टेंशन ऊपर लग रहा है, माइनस mg इज इक्वल टू ma, वैसे यहां पे भी लग रहा है R माइनस mg, तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma प्लस mg, सो दिस विल बी m इंटू a प्लस g। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, मुझे बताओ अभी क्या, इसके पहले क्या था जब रेस्ट पे था, तो R क्या था भाई साहब आपका mg, ये R क्या है, ये R क्या है, जो रीडिंग है आपकी वेट की रीडिंग, ठीक है, और ये R भी अभी आपको क्या देगा, वेट की रीडिंग, कौन ज्यादा है, यहाँ पे mg है और यहाँ पे क्या है, mg प्लस ma है, कौन ज्यादा हो जाएगा, ये वाला, तो आपका वेट बढ़ गया, ठीक है, आपका वेट बढ़ गया, आपका एक्चुअली मास नहीं बढ़ा है, ठीक है, आपका वेट बढ़ गया है क्योंकि आप एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके, सो व्हेन द वेइंग मशीन इज केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट एंड द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स, द रीडिंग शोन विल बी मोर देन द एक्चुअल वेट, ये रीडिंग आपका एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया, ठीक है। व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स, अभी हम भाई साहब देखते हैं जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, अगेन इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, बच्चा पार्टी समझिए इस चीज को, ठीक है, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ऑलरेडी यहां पे भाई साहब नीचे की तरफ फोर्स क्या है, mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है, और अभी एक्सेलरेशन से भी आप नीचे मूव कर रहे हो, तो ये a हो गया, मतलब अभी किसका पल्ला भारी है, mg का, ठीक है। तो अभी आप क्या लिखोगे, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। उधर क्या लिखा था आपने, r माइनस mg इज इक्वल टू ma, क्योंकि r का पल्ला भारी था, आप ऊपर जा रहे थे, और इधर यहाँ पे mg का पल्ला भारी है, तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है। तो
आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, आर अगर हम करते हैं तो mg माइनस ma। मुझे बताओ इसके पहले जब लिफ्ट रेस्ट पे था तो आर की वैल्यू क्या थी, mg थी। अभी जब लिफ्ट नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन तो आर की वैल्यू क्या हो गई, mg माइनस ma। कौन सा बड़ा होगा, दिस विल बी मोर, तो योर वेट रीडिंग विल बी लेसर। देखिए आपका जो वेट रीडिंग दिखाएगा वेइंग मशीन, दैट विल बी लेसर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, so when the lift moves downwards the reading shown will be less than the actual weight. Can this be an example of violation of Newton's laws? Yes, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है भाई साहब, ठीक है। एक्चुअली न्यूटन्स लॉज आर वैलिड व्हेन द ऑब्जर्वर इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऑब्जर्वर भाई साहब आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उसके लिए वैलिड नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। फॉर द ऑब्जर्वर व्हेन न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स ऑब्जर्व बाय एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। आपका भाई साहब जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, ठीक है। कंसीडर अ बॉय ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। नाउ कंसीडर द सेम सिस्टम इज केप्ट इन एन एलिवेटर एट रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर है भाई साहब, जब ये वेइंग मशीन पे था R इज इक्वल टू mg। आपका वेइंग मशीन इतना दिखा रहा है 82 पॉइंट, मतलब 822 न्यूटन दिखा रहा है, मतलब उसका मास कितना हो जाएगा 82.2 kg, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब। ओके, नाउ कंसीडर द सिस्टम केप्ट इन एन एलिवेटर एट रेस्ट। अभी एलिवेटर भाई साहब रेस्ट पे है तो क्या रीडिंग दिखाएगा, वही सेम 822 न्यूटन ही दिखाएगा। ओके, एज द एलिवेटर इज एट रेस्ट द रीडिंग इज द सेम एज मेजर्ड इन द ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम में जो आपने मेजर किया है तो वही, तो इसका मतलब अभी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे, न्यूटन्स लॉ फॉलो होंगे, क्योंकि अभी तक आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। व्हेन द एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स वी गेट अ डिफरेंट रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन। जैसे ही भाई साहब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा आपको अलग रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a द वेट मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन विल बी, तो n हम यहाँ पे r की जगह पे n लिख रहे हैं, अगर n माइनस mg, तो आप देखो भाई साहब वेट बढ़ गया आपका। जो हमारा r इज इक्वल टू mg प्लस a आया था, यहाँ पे n इज इक्वल टू mg प्लस a आ रहा है। यही तो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और यही तो है जो वेट रिकॉर्डिंग दे रहा है आपको, ठीक है। Hence from the equation it is clear that n is not equal to mg here, ठीक है। When the elevator starts moving upward with an acceleration a, then the acceleration due to gravity becomes, तो आपका g effective यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका जो g है वो क्या है, g is basically m into g आपका वेट है ना, ठीक है। अभी g कितना हो गया है, इफेक्टिव हो गया g प्लस a, तो मतलब आपका g इफेक्टिव क्या हो गया है, g प्लस a। अभी जो आ रहा है आपका वो क्या आएगा, mg प्लस a आएगा ना, तो ये वाला जो फैक्टर है इसको अपन बोलते हैं g इफेक्टिव, ठीक है, क्लियर है। ओके, एंड ड्यू टू दिस n becomes mg effective. Here the weight measured by the machine is 822 न्यूटन, ठीक है। आपका भाई साहब ये 3 न्यूटन। ओके, observed by the boy in a lift frame. The boy observes his own weight in the weighing machine when it is kept in an elevator. Now thus the balancing forces आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, n is equal to mg. This is not equal to the, तो observed by the boy in the lift frame. Okay, the boy observes his own weight in the weighing machine as 822 Newton when it is kept in an elevator that is moving upwards with an acceleration a. So for this case, there is only weight and normal reaction, and with respect to the lift frame, he is at rest. अभी इस चीज को समझो, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ऑब्जर्व बाय एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, बाहर से ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। बाहर से भाई साहब when the elevator is moving upwards with an acceleration a, the weight measured by the weighing machine will be as much. Hence, from the equation, it is clear that n is not equal to, when the elevator starts moving upwards with an acceleration a, then the acceleration due to gravity becomes this. Okay, hence the weight measured by the machine is, okay, itna. Okay, now when you are basically moving, observed by the boy in the lift frame. अगर boy भाई साहब lift के frame में है, the boy observes his own weight in the weighing machine as 822 Newton when it is kept in an elevator that is moving upwards with an acceleration a. तो ये elevator में है भाई साहब, which is moving with an acceleration a. So for this case, there is only weight and normal reaction, and with respect to the lift frame, he is at rest. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जब तक बॉय अंदर है, ठीक है। When the boy observes his own weight in the weighing machine when it is kept in an elevator that is moving upwards with an acceleration a. So for this case, there is only weight and the normal reaction. तो आपका n is equal to mg होगा. This is not equal to the reading he had observed in the machine, ठीक है। Also, you cannot explain this by writing Newton's laws of motion, as the observer is in a non-inertial frame of reference. He cannot apply Newton's law. तो भाई साहब न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं कर पाएगा. The pseudo force is an imaginary force that is applied on objects
इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू सेटिस्फाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, सिस्टम इनटू ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आपका भाई साहब ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे आपने किया भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स mg प्लस ma हो गया। तो अलोंग द वर्टिकल एक्सिस जब भाई साहब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका m इज इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस a, ये हो जाएगा आपका सूडो फोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो सूडो फोर्स है, दिस विल एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अभी जैसे आप देखो यहाँ पे आपने क्या बोला, जब ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो आपका वेट बढ़ के क्या हो गया, mg प्लस ma हो गया। पहले क्या था, सिर्फ mg था। तो अभी आपका इसका मतलब क्या है, जो नीचे की तरफ फोर्स है वो ये इतने से बढ़ गया है ना, आपका वेट अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब आपका जो नीचे की तरफ फोर्स है वो इतना से बढ़ गया है। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो विद एन एक्सेलरेशन a, द सूडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ma। ठीक है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा सूडो फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ये भुतीला फोर्स है। आपका वेट बढ़ गया मतलब कैसे बढ़ गया, आपका मास तो बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन से बढ़ा है, नॉर्मल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया भाई साहब, हमेशा a के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका सूडो फोर्स। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम के हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट में ये एक्ट करेगा। ठीक है, इट इज अप्लाइड फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भाई साहब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक ऐसा फ्रेम जो 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 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। ठीक है, विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, विच इज नो लॉन्गर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड विच इज नो लॉन्गर एट रेस्ट एज वेल। ठीक है, देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ पे कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, hence for the observer in the lift, adding pseudo force on the observer will give the exact value of the weight of the boy in the lift frame, which will match with the regarding of the weighing machine. Okay, lift moving downwards, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, n is equal to m into g minus a, हमने देखा इसका डेरिवेशन। ठीक है, an observer from the ground measures the weight of the boy is 738 न्यूटन, मतलब उसका वेट डिक्रीज हो गया भाई साहब। ठीक है, which is less than the value measured by the initial observer। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लोचा होगा। अभी आप देखो यहाँ पे देखो ये ए से नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन भाई साहब क्या हो रहा है, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस एम इंटू ए, है कि नहीं। तो आपका वेट कितने फैक्टर से डिक्रीज हो गया है, माइनस एम ए से। मतलब आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, है ना, एम ए का फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एम जी तो नीचे है ही। ठीक है, ये ऊपर लग रहा होगा, इसलिए तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए देखो हमेशा आपका जो सूडो फोर्स है वो आपके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट ही लगेगा। द सूडो फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स एप्लीकेबल कहां पे होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और सूडो फोर्स जो होगा वो हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इट विल ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू आपका। ठीक है, यहां पे नोटबुक्स तक नहीं निकलती हैं। I don't know what movies are you watching out here. Okay, okay. For the lift frame of reference observed by the boy himself in the lift frame, here the observer will feel that he is at rest with respect to lift as he has the same acceleration as that of lift. ठीक है, तो आपका hence pseudo force should be considered in this case along the vertical direction. N is equal to this. तो आपका भाई साहब this observer inside the lift measures his weight as 738. ठीक है, okay. How about the person inside the lift? How will he write the equations? तो इसके इक्वेशंस भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, देखो n is equal to mg plus ma। जब भाई साहब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका n is equal to mg plus ma। तो आपका सूडो फोर्स भाई साहब किस डायरेक्शन में है, आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो आपका भाई साहब सूडो फोर्स जो है बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा विच ma। ठीक है, जब क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना भाई साहब, आपके mg plus ma हो गया ये। ठीक है, और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका इक्वेशन ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सूडो फोर्स अभी इधर आ रहे हैं, तो सूडो फोर्स किधर लग रहा है भाई साहब, ma ऊपर की तरफ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So what is a pseudo force? It is an imaginary force which is applied on objects in non-inertial frame of reference to satisfy Newton's laws of motion। मतलब फोर्स में कोई घपला है। ठीक है, आपका भाई साहब वेट कैसे कम या ज्यादा हो रहा है, मास तो आपका कांस्टेंट है भाई साहब, तो वेट एक लिफ्ट में के ऊपर या नीचे जाने से कैसे आपका कम या ज्यादा हो रहा है, इट मींस देयर इज सम एडिशनल फोर्स। ये एडिशनल फोर्स को ही हम सूडो फोर्स बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई साहब,
इट विल बी मास ऑफ द सिस्टम मतलब मास ऑफ द पर्सन इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। माइनस क्यों है? क्योंकि ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में ये ए है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब एम ए है, सूडो फोर्स है, ठीक है। सो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन माइनस में, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये एक्ट ऑपोजिट अप्लाइड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मतलब न्यूटन के लॉ को फुलफिल करने के लिए एक भूतेले फोर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। A man weighs 80 kg. He stands on a weighing machine in a lift that is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading of the machine? चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। A man weighs 80 kg. He stands on a weighing machine in a lift that is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. तो भाई साहब मैन वेज 80 kg, तो ये 80 g तो भाई साहब ये इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द मशीन? इसका मशीन में रीडिंग क्या आ जाएगा भाई साहब? हाँ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये आ रहा है, लेट्स से आपका नॉर्मल रिएक्शन एन है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एन है। अभी भाई साहब इंसान ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है, ओके। क्या जा सकता है? नहीं, लिफ्ट में जो एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पे लोग मर जाते हैं, ये यही होता है, ठीक है। ये लिफ्ट का जो केबल है, अगर ये भाई साहब कट जाए तो इंसान धड़ाम से जाकर इससे टकराएगा, सीलिंग से। कैसे? सोच लीजिए इसको, ठीक है। ये कैसे होगा? क्या, पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एन ऊपर लग रहा है, ये भाई साहब एटीजी नीचे है, आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो आप क्या लिख सकते हैं? पल्ला किसका भारी है भाई साहब? एन का, ठीक है। एन माइनस 80g इज इक्वल टू 80a लिख सकते हैं भाई साहब। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80a प्लस 80g, ठीक है। तो 80 इंटू ए प्लस जी, ओके। वैल्यू डाल दीजिए, 80 तो केजी हो गया और a प्लस जी ए हो गया भाई साहब। आपका कितना? एक्सेलरेशन इज 5 और यहाँ पे भाई साहब 10, ठीक है। 15 इंटू 80 तो 80 इंटू 15 दैट विल बी हाउ मच? कितना आ रहा? 1200 न्यूटन। ओके, चलिए 1200 न्यूटन ये आ गया। ये सवाल तो सॉल्व हो गया भाई साहब, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन, यही नॉर्मल रिएक्शन ही भाई साहब आपका रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। तो दिस विल बी 1200 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब? अभी अगर जब मैं आपको बोल रहा था कि लिफ्ट का केबल अगर कट जाए तो वो कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? नहीं, बहुत नहीं, हाँ, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे नीचे आएगा ना। तुम छोटे पत्थर को फेंको, बड़े पत्थर को फेंको, दोनों भी सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आते हैं। हाँ, और क्या फोर्स है भाई साहब? एक एक पेरिस में एक टावर था जिसका नाम था लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। और इसमें से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया जहां पे एक छोटे पत्थर और बड़े पत्थर को नीचे फेंका गया और उन्होंने बोला कि दोनों भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो राजा महाराजा भाई साहब कनपट्टी पे बंदूक रखते थे, क्योंकि उनके हिसाब से बाइबल में जो बोला गया है वही खड़ा सत्य है, अंतिम सत्य है। अगर बाइबल में स्क्वायर बोला गया है, बाइबल में तो ऐसा बोला नहीं गया है, लेकिन लोग भाई साहब ऐसा तोड़ मरोड़ के उसका प्रेजेंटेशन करते थे, ठीक है। तो राजा ने बोला कि गैलीलियो भाई ये प्रूव कर दो, वरना पत्थर की जगह पे अगली बार तुमको टपका देंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो गैलीलियो भाई ने भाई साहब प्रूव किया। ये क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि आपका जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगता है,
ठीक है, ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एप्लीकेबल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अगर भाई साहब कोई लिफ्ट का केबल कट जावे तो वो कितने स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा जी, ठीक है। ओके, अभी इस इंसान के बारे में सोचो, ठीक है। तो इसका भाई साहब नीचे की तरफ क्या है, mg, ऊपर की तरफ है रिएक्शन r, ठीक है, और नीचे की तरफ भाई साहब क्या है, ma, है कि नहीं? ऊपर की तरफ रिएक्शन है r और नीचे की तरफ भाई साहब क्या है, a। नीचे की तरफ भाई साहब और क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्सीलरेशन अभी क्या है, ये एक्सीलरेशन तो mg हो गया ना भाई साहब, ये एक्सीलरेशन g हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, r माइनस 2mg इज इक्वल टू 0, ठीक है। या अपन क्या बोल सकते हैं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg, है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 2mg, और इसकी वैल्यू कितनी है, mg। भाई नीचे उसका जो फोर्स लग रहा है वो mg है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, 2mg, तो क्या होगा, ठप, ठीक है। अब ऊपर जाकर बस अब टकरा जाएंगे सीलिंग से, समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन आपका 2mg हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिफ्ट एक्चुअली केबल अगर कट जाए तो, ठीक है। तो 1200 न्यूटन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन। ओके, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो, द फिगर शोज अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रक दैट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ये भाई साहब एक ट्रक है जो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a से मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम द फ्रेम अटैच विद द ट्रक, ठीक है। तो भाई साहब आपका भाई साहब डिफ्लेक्शन कितना होगा, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन? तो पेंडुलम डिफ्लेक्ट करेगा क्या, यस करेगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब जब भी आप एक एक्सेलरेशन से मूव करें देयर विल बी अ सूडो फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन दिस साइड। तो ये सूडो फोर्स भाई साहब इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। अब आप बैलेंस कर लो भाई साहब, ये सूडो फोर्स कितने का होगा? मैंने आपको बोला है कि अगर इधर मूव कर रहा है, देखो पेंडुलम को ऐसे समझो, ये पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, नॉन ये इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू mg। जैसे ही भाई साहब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, तो इट विल नो लॉन्गर बी टी इज इक्वल टू mg, ठीक है। इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा, देखो ये टी है, लेट्स से ये टी है, तो ये आपका थीटा है, ये बोलो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये आपका ये वाला वर्जन कितना होगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट विल बी हाउ मच, टी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला वर्जन कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, लेकिन अभी आप सोचिए इक्विलिब्रियम किस किस में मेंटेन्ड है। अभी क्योंकि आप इधर मूव कर रहे हैं तो आपका सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ma, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखो, इधर आपका फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन थीटा, इधर आपका फोर्स कितना लग रहा है, ma, ऊपर की तरफ आपका फोर्स कितना लग रहा है, टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg। समझ में आ रहा भाई साहब? पहले जो सिंपली टी और mg के बराबर होता था, बिकॉज इट वॉज इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज वेर एप्लीकेबल। नाउ दिस इज नो लॉन्गर द केस, ठीक है। So the moment the vehicle starts moving ahead, there will be an experience of acceleration by the pendulum, which will make it move backwards. Are we clear on this? तो अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे t cos
थीटा इज इक्वल टू mg, और यहां पे भाई साहब t साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है। अगर हमने भाई साहब इसको t साइन थीटा बाई t कॉस थीटा कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा ma बाई mg, कैंसिल 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 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई a बाई g, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब a बाई g, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू विल बी tan इनवर्स ऑफ a बाई g, थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब tan इनवर्स ऑफ a बाई g, ठीक है। मतलब कोई बंदा अगर रास्ते पे खड़ा है तो आपको ये पेंडुलम उसको ऐसे दिखेगा, दिस विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ a बाई g, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम, ठीक है। ओके ओके ओके, tan इनवर्स ऑफ a, तो t साइन थीटा वही सेम चीज है भाई साहब, अगर कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, तो उसको कैसे दिखेगा ये, ओके। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, तो एक स्टोन को हमने हाइट h से ड्रॉप किया है, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p, तो एक मोमेंटम p से ये हिट कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 2h, देन द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, कितने से चेंज हो जाएगा भाई साहब मोमेंटम, ठीक है, 68%, 41%, 200% और 100%। तो भाई साहब फ्री फॉलिंग केस है, आपका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी u की वैल्यू होती है 0 और a की वैल्यू होती है g, ठीक है। तो आप v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2gh, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gh, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया भाई साहब आपका v, तो आपका इफ द, तो आपका मोमेंटम इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p, तो आपका p का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा m इंटू वी, दैट इज m इंटू अंडर रूट 2gh, ठीक है। ओके, अगर हमने 2h के हाइट से इसको फॉल डाउन किया तो क्या होगा भाई साहब, ठीक है, तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी 2g इंटू 2h, तो ये हो जाएगा आपका 4gh, तो ये हो गया आपका 2gh, 2 को हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो ये p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू वी, तो ये हो गया आपका m इंटू 2 अंडर रूट gh। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि भाई साहब व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, ये ज्यादा ये ज्यादा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, तो अगर हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100, ठीक है। कर लो भाई साहब यहाँ पे p डैश मतलब आपका हो गया m, ठीक है, 2m अंडर रूट gh माइनस यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो m अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट gh, ऐसा लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिया हमने भाई साहब, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट gh अपॉन भाई साहब क्या 2 अंडर रूट gh इंटू भाई साहब 100%, ठीक है। कर लो भाई साहब, आपका यहाँ पे p ना, p की वैल्यू हो जाएगी 2m, p की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब यहाँ पे m हम अंडर रूट 2m gh ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी इसमें से अगर हमने अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला, अंडर रूट 2 और अंडर रूट gh को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक अंडर रूट 2 निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2, है कि नहीं, ये अंडर रूट 2 बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, भाई साहब समझ में आ रही है बात, m अंडर रूट 2 gh तो पूरा बाहर निकाल चुके हो, m को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 बाई अंडर रूट 2 कितना होता है अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2 है, m है, अंडर रूट gh है, इंटू 100%। कर लो भाई साहब इसको, अंडर रूट 2 m और m अंडर रूट gh कैंसिल, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 माइनस 1, नीचे तो भाई साहब 1 ही बचा है, इंटू 100%, तो दैट विल बी हाउ मच 0.41 इंटू 100%, so this will be 41%, this will be 41%, are we clear on this one people, हम समझ में आ रहा है ये, this will be 41%, ठीक है। ओके ओके ओके, a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope, ठीक है, ये मंकी वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एक मंकी है, इसका मास कितना दिया हुआ है भाई साहब 20 kg, इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, ये भाई साहब एक वर्टिकल रोप पे है,
द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। तो मतलब रोप का एक मैक्सिमम लिमिट है, वो लिमिट कितना होगा? 25 केजी। 25 केजी मतलब फोर्स कितना लगना चाहिए उस पर? 25 इंटू 10। समझ में आ रहा है? 25 केजी का फोर्स कितना होगा? 25 केजी तो आपका मास हो गया, 25 केजी का फोर्स कितना होगा? 25 इंटू 10 दैट इज 250 न्यूटन। तो ये आपका टेंशन का लिमिट हो गया, किसका भाई साहब? रस्सी का। इसके बियॉन्ड वो टूट जाएगा, ठीक है? ओके। will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with the which the monkey can climb up? मतलब कितने एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा? देखो, मंकी जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर क्लाइंब करेगा, टेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो अभी आप समझिए इस चीज को। ये मंकी है भाई साहब, ये टेंशन लेट से डेवलप हुआ है टी। हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मंकी मूव कर रहा है, ठीक है? तो आपका लेट से ए, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया मंकी का, ये आपका मूवमेंट एम ए हो गया किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ क्या है? एम जी है भाई साहब। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? टी, ऊपर का पल्ला भारी ना, ऊपर जा रहा है वो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ऐसा लिखेंगे, ठीक है? टी माइनस एम जी। ओके, चलिए भाई साहब, अभी आपका मैक्सिमम देखो, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी ना भाई साहब, तो यहां पे टेंशन भी मैक्सिमम होगा, ठीक है? जितने फोर्स से तुम उस रस्सी को खींच रहे हो ऊपर ले जाने के लिए, उतना ही टेंशन उसमें डेवलप होगा। तो टी मैक्स, ठीक है, विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सेलरेशन मैक्स, ठीक है? तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी मैक्स? तो ये हो गया, टी मैक्स आपको कितना दिया हुआ है? 250 माइनस एम जी, आपका मंकी का मास है भाई साहब 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू ए मैक्स। समझ में आ रहा भाई साहब ये? ओके, तो अगर हमने भाई साहब यहां पे कर दिया 250 माइनस 200, तो ये कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू 20 इंटू ए मैक्स, ठीक है? तो ए मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50/20, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द एक्सेलरेशन विद विच इट इज गोइंग ऑन। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन। अभी हम भाई साहब स्प्रिंग की बातें करेंगे। ये पूरा क्राउड ना भाई साहब, मुझे स्विच ऑफ ही लगता है उधर। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स, टेंशन इन स्प्रिंग, पुली ब्लॉक सिस्टम। अभी हम बात करेंगे स्प्रिंग की। तो जब आप किसी स्प्रिंग को यूज करते हो, ठीक है, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हो या एक्सटेंड किया हो, जैसे आप छोड़ देते तो वो अपना वापस पोजीशन पे आ जाता है कि नहीं? तो स्प्रिंग का क्या प्रोड्यूस होता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो? उसका एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? समझ लो भाई साहब, ये एक स्प्रिंग है, दिस इज बेसिकली अ स्प्रिंग। ये भाई साहब आपका एक स्प्रिंग है, और इसमें आपने अगर वेट डाल दिया तो ये क्या होगा भाई साहब? बढ़ जाएगा, ठीक है? ये जो लेंथ से बढ़ा है इसको अपन बोलते हैं लेट्स से एक्स, और ये डिपेंड करेगा कि कितना मास आप उसमें फोर्स आप उसमें डाल रहे हो। तो फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है? देखो, स्प्रिंग में क्या होगा? एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप इस वेट को हटाओगे क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे आपने वेट लगाया तो ये नीचे आ गया, जैसे आपने वेट को हटाया तो कौन है जो उसको फिर से खींच ले रहा है? देयर इज अ रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसके अंदर एक क्या डेवलप होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। इसको अपन बोलते हैं भाई साहब रेस्टोरिंग फोर्स। whenever you are applying force to a spring, there is a restoring force inside it, and this restoring force will bring the spring back to its original position when the applied force is removed, whether it is a force of expansion or whether it is a force of compression, ठीक है? चाहे आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या एक्सपेंशन। मुद्दे की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में आपका लिंब है तो इसका मतलब माइनस एक्स के साथ इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। तो एफ को अपन क्या बोलते हैं? माइनस के एक्स। ये जो के होता है, दिस के इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये एक्स है, ये आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है, या अपन इसको बोल सकते हैं कंप्रेशन इन स्प्रिंग। दिस कैन ईदर बी कॉल्ड एज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। So the restoring force, this force is nothing but the restoring force. This is the restoring force. ठीक है, समझ में आ रहा है? This is basically the restoring force.
So restoring force will always be bringing the spring back to its original position. ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करोगे, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स हो, चाहे वो एक्सपेंसिव फोर्स हो, द मोमेंट यू एक्चुअली विथड्रॉ द अप्लाइड फोर्स, the spring will jump back into action because there is a constant restoring force which is acting within the spring. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो स्प्रिंग फोर्स, स्टिफनेस, स्प्रिंग बैलेंस एंड इट्स टाइप, स्प्रिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये सारी चीजों को हम भाई साहब पढ़ने, समझने और जानने की कोशिश करेंगे. आइडियल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम आइडियल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन. तो रेजिस्ट, ये आपका रेजिस्टेंस डेवलप होता है स्प्रिंग में भाई साहब, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसी को हम बोलते हैं भाई साहब रिस्टोरिंग फोर्स, इसी को हम बोलेंगे भाई साहब रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, चाहे वो भाई साहब आप कंप्रेस करने की कोशिश करें या एक्सपैंड करने की कोशिश करें, अगेंस्ट एनी एक्सटेंशन और कंप्रेशन देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटिंग विद इन अ स्प्रिंग एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, ओके, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग दैट हेल्प द स्प्रिंग टू रीगेन इट्स शेप इज नोन एज द स्प्रिंग फोर्स, या इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं. This force is proportional to the deformation produced in the spring. Deformation in terms of length. अभी वो खिंच सकता है एक लेंथ से या कंप्रेस भी हो सकता है एक लेंथ से. This force is proportional to the deformation produced in the spring and is always acting opposite to the original or applied force. ठीक है, तो restoring force जैसे मैंने आपको बोला, this will always be minus kx. Minus kx मतलब आप समझ रहे हैं. ठीक है, जैसे समझ लो यहाँ पे आपका कंप्रेस किया है, आपका ये था भाई साहब उसका लेंथ, और आपने इसको कंप्रेस किया है. ठीक है, तो आपने भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ डाला, इसमें एक्सटर्नल फोर्स डाला और यहां तक लाए, तो रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगा या स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. जैसे ही आप इस रेस्टोरिंग फोर्स टंग से भाई साहब बाहर जाएगा. ठीक है, सो रेस्टोरिंग फोर्स, तो आपने भाई साहब कितना, आपका ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग था L0, अभी आपने भाई साहब उसको x से कंप्रेस कर दिया है, तो अभी कितना लेंथ हो गया है L0 माइनस x. तो आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा भाई साहब, इस x पे, इस x से जो आपने कम किया है, तो रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस kx. ठीक है, अगर आपका भाई साहब L0 है, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जैसे छोड़ेंगे तो ये L प्लस x, तो इस पे भी कितना एक्ट करेगा भाई साहब, दिस विल ऑल्सो बी F इज इक्वल टू माइनस kx. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. फॉर एन आइडियल स्प्रिंग मासलेस, द रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग इज इक्वल टू F एक्सटर्नल. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, मासलेस स्प्रिंग में आपका भाई साहब हमेशा यही होगा. ओके, सो K1 इज ग्रेटर देन K2. अगर भाई साहब आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2. ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं भाई साहब, hence spring force on 1 will be spring force on 2. ठीक है, okay, now let's talk about F1 is equal to F2, तो Kx1 is equal to Kx2 if K1 is greater than K2. ठीक है, thus if the same force is applied on two springs and the value of spring constant K is more, the spring is more stiffer or robust. ठीक है, जितना ज्यादा आपका भाई साहब K का वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा स्टिफ और रॉबस्ट होगा. इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और एक्सटेंड इट, ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको कंप्रेस करना भी, या ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको एक्सटेंड करना भी. आपके गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में या टू व्हीलर्स में जो स्प्रिंग लगे रहते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है. क्यों? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा नहीं हुआ तो एक गड्ढा आएगा और आप उछल जाएंगे भाई साहब. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका देखो F क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस kx. ठीक है, अभी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू उतनी कम होगी. समझ में आ रहा है? ये एक्सटेंशन या कंप्रेशन उतना ही कम होगा. ठीक है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, देखो स्प्रिंग तो लगाना ही है, वरना तो भाई साहब सब अंटर पंटर हो जाएगा. ठीक है, स्प्रिंग तो लगाना ही है, लेकिन ऐसा स्प्रिंग लगाएं जिसकी के वैल्यू, जिससे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो ज्यादा हो. और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंप्रेशन या एक्सटेंशन कम होगा. कंप्रेशन या एक्सटेंशन कम होगा तो ज्यादा कम उछलेंगे आप. ठीक है, वरना अगर ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब फटाक से भाई साहब बाहर. ठीक है, ओके, सो इसके लिए आपका भाई साहब स्टिफर और रॉबस्ट. स्टिफनेस, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग सिग्निफाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डिफॉर्म अ स्प्रिंग. ठीक है, तो एक स्प्रिंग के स्टिफनेस से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है उसको कंप्रेस करना या कितना डिफिकल्ट है उसको एक्सटेंड करना. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ईदर कंप्रेस और एक्सटेंड. ठीक है, ओके, स्प्रिंग बैलेंस, इट मेजर्स द रिस्टोरिंग फोर्स that is equal to the tensile force on the spring. This tensile force is equal to the weight of the hanging body only under normal circumstances. ठीक है, in the given figure when the mass is hung to the vertical spring and the system comes in equilibrium, the tension in the string will be equal to the weight hung to it. ठीक है, तो जो टेंशन डेवलप होगा वो weight hung to it से बराबर हो जाएगा. ठीक है,
ओके, जैसे यहां पे देखो दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 2 kg का और 4 kg का। वी हैव बेसिकली टू ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इसको अपन ने भाई साहब 1 मीटर से डिस्प्लेस किया है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? तो इसका स्प्रिंग बैलेंस में क्या रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। व्हेन आर दे डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन? एज द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन देयर इज नो डिफॉर्मेशन। अगर भाई साहब इसको हमने इधर डिस्प्लेस किया और इसको भी उतना ही डिस्प्लेस किया तो कोई कुछ एक, हाँ सेम ही लेंथ रहा ना। लेंथ में जब तक कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी डिफॉर्मेटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा। आपने जितना इसको इधर किया उतना इसको इधर किया, लेंथ तो वही रहा भाई साहब, कोई एक्सटेंशन नहीं है या कोई कंप्रेशन नहीं है, तो कोई रेस्टोरिंग फोर्स भी उसमें डेवलप नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नो रेस्टोरिंग फोर्स व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। So as the blocks are displaced in the same direction, there is no deformation in spring. That is, there will be zero spring force, as the spring force generates only when there is deformation in the spring. As both blocks are moved by 1 meter in opposite directions. अगर दोनों को भाई साहब opposite direction में हमने move किया, there will be a 2 meter. ठीक है, तो 2 मीटर का इंक्रीज हो गया, तो आपका भाई साहब फोर्स जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो कितने की होगी? के एक्स, ठीक है। के एक्स, के की वैल्यू हमको मालूम नहीं है यहाँ पे, तो के इंटू 2 न्यूटन, तो ये हो गया आपका 2 के न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फोर्स विल बी 2 के न्यूटन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। फॉर आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स विल बी द सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो आइडियल, जिसके ज्यादा करके आपके स्प्रिंग्स आइडियल नहीं होते हैं, मतलब आइडियल स्प्रिंग के लिए थ्रू आउट द स्प्रिंग फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और आज का कार्यक्रम हम यहीं पे फिजिक्स के लिए समाप्त करते हैं।